नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान का भाग 3। सिमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डाले, नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पांग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उसका नाम पंडित ओमकार नाथ। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में है, वह वकील हैं, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदार को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत। और तीसरी सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पैजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके में आसामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपये शगुन के दिए हैं और एक गुलाबी मिजई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक काचनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गरूर से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरसाद से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरी बदन के ऊंचे आदमी थे। गढ़ा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओमकार नाथ ने पूछा, आपकी कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा ना मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटे में भी खत्म ना हो, कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रश्न लिख डाला जो 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। ओमकारनाथ और राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबों में ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश दिखाता है, उपेक्षा के साथ, जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओमकारनाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब उन्हें दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसकी अभिनेता अच्छे हो। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेता के हाथ पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, कोई नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांत के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का सांप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावर ज़मीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह से जैसे कालिख लग गई। वह खुद समष्टिवाद के पुजारी थे।
पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनख्वाह ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही ना रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या है? यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं। है तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली ज़िंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिप कर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साबकोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा भी पड़ाव होते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरी पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर असामियों को खिला देते थे। घर की गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे, मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रहे। उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा को पालना उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को यह रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता हूँ। चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने को मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे व्यवस्था कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटा होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसे और खपे कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारें, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लजता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हम में आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती कीमती डालियाँ न दे तो बागी समझे जाएं। शान से न रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम काँप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा और न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है। बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी जवान में कितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि यह सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। ओमकारनाथ बोले, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मिस्टर मेहता,
हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी है। बुरे कामों में ही सहयोग की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही ज़रूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीना हड़पते हैं जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर रहे हैं? राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा, आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोर से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज़ नहीं। जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अब प्राकृतिक होने के कारण कभी वह अस्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ अगर आप इस विषय पर कोई लेख माला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। आपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय के बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से तो नहीं होता। मैंने बड़े से बड़े धन कुबेर को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप की चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवा और क्या है? एक मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तस्तरी में पान आ गए। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के साथ अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चलता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियां भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने हुए बहुत गंभीर और विचारशील सी हैं, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामनी खन्ना। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए है और उसकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। यहाँ आत्मा का स्थान है, वहाँ प्रदर्शन। जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोद्गार का कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया हो।
आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ, आप सूरत से ही फिलोसफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में आपने तो आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलोसफर में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता छिप गए। इन ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई और आपकी जबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि नहीं रहती थी।